एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता। तो पहले तो ये समझिए इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब क्या होगा? इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? एक कंट्री से दूसरा कंट्री, है ना, यही होता है इंटरनेशनल का मतलब। तो रिलेशंस मतलब एक कंट्री का रिलेशन दूसरी कंट्री से या और कंट्री से, है ना, ये है इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, कोई भी दो इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल्स कंट्री हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स दो पर्सन हो सकते हैं। जैसे आप दो लोग, आप दो लोग रिलेशंस क्यों कंडक्ट करते हैं? वाई यू आर इन ए रिलेशनशिप? दो लोगों का रिलेशनशिप है, वैसे ही दो कंट्रीज का रिलेशनशिप हो। वाई? क्यों रिलेशनशिप में? कारण? करते हैं तो हमें बातचीत मतलब कि अपना फायदा। एग्जैक्टली, गुड 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 गुड। अपने बेनिफिट्स, अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए हम दूसरे के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो फॉर अपना जो भी सेल्फ का इंटरेस्ट है, तो इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट होता है। अगर कंट्री की बात करें, नेशन की बात करेंगे, तो नेशन का क्या होगा? जैसे आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट, जैसे आप और आप दो इंडिविजुअल्स हैं, रिलेशनशिप में यह है कि आप अपना इंटरेस्ट सर्व करना चाहते हैं, आप इतना। ऐसे ही दो कंट्रीज हो गए, मान लीजिए इंडिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है, अपनी तरह समझिए उनको, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी रिलेशनशिप में क्यों है? क्योंकि सब दोनों अपना अपना फायदा इस रिलेशनशिप से डिराइव करना चाहते हैं। तो नेशन विल हैव नेशनल इंटरेस्ट टू सर्व इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे दो लोगों की रिलेशन में आप अपना अपना फायदा देखते हैं, वैसे ही जब कंट्रीज रिलेशनशिप में आती हैं तो उस रिलेशनशिप से वो अपना फायदा डिराइव करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जब भी दो इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप में आएंगे, अपना इंटरेस्ट सर्व करेंगे। वैसे ही जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन किसके बीच कंडक्ट होता है? स्टेट टू स्टेट के बीच, नेशन टू नेशन के बीच। तो यहां पे एक नेशन एक्स है, एक नेशन वाई है, they are indulging in certain kind of relationship or what? To serve their national interest। ये चाहता है इसका नेशनल इंटरेस्ट, इसका नेशनल इंटरेस्ट सर्व हो, ये चाहता है इसका। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो राष्ट्र है, वो राष्ट्र इन संबंधों को स्थापित कर क्या करना चाहते हैं? अपने राष्ट्रीय हितों को सर्व करना चाहते हैं। हाँ, मैंने मना दिया सर। हाँ हाँ, बाहर ही रहेंगे, वही चीज है। तो राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, इनको भी नेशनल इंटरेस्ट अपना सर्व करना है और इनको भी नेशनल इंटरेस्ट सर्व करना है। क्लियर? अब नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है? व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? जब हम बोले एक नेशन का इंटरेस्ट, कोर्ट, तुमने आईआर किया है ना क्लास? अच्छा, तभी ये आंसर आ रहे हैं। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट उसको कैसे, ओवरऑल प्रोग्रेस कैसे? ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को अगर स्पेसिफिक आपको डिफाइन करना हो तो तीन चीजें होती हैं। इस रिलेशनशिप से एक कंट्री अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व करना चाहती है या उसको बढ़ाना चाहती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का विकास। दूसरा सिक्योरिटी, सुरक्षा। और तीसरा स्टेटस। हर एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से रिलेशनशिप स्टेब्लिश करती है तो वो चाहती है उसके आर्थिक हित बढ़े, उसकी सुरक्षा बनी रहे और अच्छी हो जाए।
और उसका जो स्टेटस है, जो स्तर है पूरे वर्ल्ड में, वो और बेहतर हो जाए। यह है इंटरनेशनल रिलेशन। अब इसी में हमको क्या देखना है? एथिक्स। एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। While serving your national interest by by having a relationship of nation states, how your conduct is ethical, what should be का आंसर है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट सर्व करते हुए, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम कैसे नैतिक रह सकते हैं। यह है क्वेश्चन। ठीक, अब एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं और कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं। कुछ जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो जिसने आईआर पढ़ा है उसने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और जिसने नहीं पढ़ा है वो भी देखे और समझे। आईआर में इसको और डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। जब आप एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, समझ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन समझ आई और एथिक्स समझ आई क्या होगा। In which manner you should conduct yourself, that while serving your national interest, your conduct is ethical, है ना? यही बात समझ। अब इसके कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं। जैसे एक है रियलिस्ट प्रिंसिपल, यथार्थवाद। रियलिस्ट प्रिंसिपल, यथार्थवाद का सिद्धांत। दूसरा है लिबरल प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, उदारवाद के सिद्धांत। ठीक है। द थर्ड इज कॉस्मोपॉलिटन या यूनिवर्सल या ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल, मानवतावादी सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत हैं। जैसे एथिक्स की डायमेंशंस थी अलग अलग, वो कहता था ये व्हाट शुड बी के आंसर है, ये कहता कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कहता था ये है, डिओंटोलॉजिकल कहता था ये है व्हाट शुड बी का आंसर, वर्च्यू एथिक्स कहता था ये अलग है। ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशन एथिकल कब होगा, इसके भी अलग अलग डायमेंशंस। एक डायमेंशन है रियलिज्म की, यथार्थवाद की, दूसरी है आइडियलिज्म आदर्शवाद की, और तीसरी है लिबरलिज्म या इस चीज की उदारवाद की। ठीक है। अब ये तीनों कहते क्या हैं? रियलिज्म का मतलब समझते हो? बी रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, गुड, प्रैक्टिकल हुई। अब प्रैक्टिकल होइए का मतलब क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, वैक्सीन बनी, वैक्सीन, वैक्सीन में इंडिया वैक्सीन बनाता है, बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन। तो एक परसेंटेज ऑफ वैक्सीन वो डब्ल्यूएचओ को डोनेट करता है कि डब्ल्यूएचओ क्या करे, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई करे। ठीक है।
अगर रियलिज्म होता, यथार्थवाद होता, तो यथार्थवाद के अनुसार क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे कंडक्ट करना है आपको, WHO को या सूडान को या मालदीव को या नेपाल को या ईरान को या भूटान को वैक्सीन देनी है कि नहीं देनी। लार्जली जो रियलिज्म है वो बोलता है कि ऐसे देनी है, हाँ पहले हम अपना फायदा देख लें, यह है यथार्थ। यथार्थ ये है, रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं you have to conduct the international relations in such a manner that they serve your national interest first। आपके जो राष्ट्रीय हित है वो सुरक्षित हो, यह है रियलिज्म, यथार्थ। अब उसके लिए साम दाम दंड भेद थाली के बैंगन होना पड़े तो होइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आ रही समझ की नहीं? अपना इंटरेस्ट, अपना पर्पस सर्व हो, दैट्स इट, किसी भी तरीके से। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी जब हम हथियार बेचेंगे, क्योंकि हथियार हमारे यहां मैन्युफैक्चर होते हैं। तो हम क्यों ना किन्हीं दो कंट्रीज के बीच लड़ाई करवा दें, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा हथियार बिकेगा। अमेरिका यही करता है, ठीक है बात। लड़ाई करवा दो, फिर इनको भी हथियार दो, उनको भी हथियार दो, एक नया वर्जन निकाल दो, 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो जैसे ही एक कंट्री F-20 खरीदे, F-35 ले आओ, सऊदी अरब को F-35 बेच दो, ईरान चिल्लाने लगेगा, ईरान अपने आप कुछ दिन बाद जो है किसी और जगह से F-35 सोर्स करेगा। जब F-35 सोर्स कर ले तो F-50 बना दो, हथियार बेचते रहो, प्रॉस्पेरिटी लाते रहो। So this is all ethical according to the realism. Realist principle of conducting international relations is to fulfill your national interest. और आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है? आपकी इकोनॉमी प्रॉस्पर करे, आपकी सिक्योरिटी बनी रहे और आपका स्टेटस बेहतर होता रहे वर्ल्ड ऑर्डर में। क्लियर बात? ये तो रियलिज्म, ये जो रियलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। ये थोड़ा सा और क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपने IR पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको आपको समझाया। बट अब रियलिज्म अगर पूरा रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल रिलेशन देखोगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। अब उनको समझेंगे, उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे। तो रियलिज्म क्या कहता है, इसको देखिए। पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट देता है, कुछ पृष्ठभूमि बताता है, कुछ संदर्भ बताता है। संदर्भ यह बताता है कि जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है, जैसे हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे 5, 6, 10, 15 लोग हैं, इनका एक समाज है। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या है, किस चीज का समाज है? एंटिटी कौन है, इकाई क्या है वहां पे, यूनिट क्या है? स्टेट है ना, देश है ना। तो देशों का समाज है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो रियलिस्टिक प्रिंसिपल कहते हैं कि ये जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है, स्टेट S1, S2, S3, S4, S5 डॉट 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 S9, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, अफगानिस्तान, है ना। ये जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है, ये एनार्किक ऑर्डर में है। यहां पे एनार्की है। एनार्की कब होती है? कहीं पे भी अराजकता कब होती है? जब कोई उनको गवर्न करने वाला एक कोई सॉवरेन बॉडी ना हो, तब एनार्की होती है। भाई अपनी कंट्री में एनार्की नहीं है ना, क्यों? क्योंकि एक सरकार है जो सबको बताती कि ऐसे 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 करना है, जो नहीं करेगा उसको दंड देती।
मतलब सरकार पावरफुल होती है, तभी तो अव्यवस्था नहीं फैल पाती। नहीं समझ आई बात अनंत? अब ये जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है, जो अलग अलग कंट्रीज का समाज है, क्या इनकी कोई एक सुपर आर्चिंग बॉडी है जो इतनी पावरफुल हो कि जो भी एररिंग स्टेट हो उसको पनिश कर पाए? है क्या? है क्या? यूनाइटेड नेशंस के पास क्या इतनी पावर है? इफेक्टिव पावर्स हैं क्या? नॉर्थ कोरिया को रोक लिया उसने, क्या तालिबान को रोक लिया आने से? यूनाइटेड नेशंस इज ए कोऑपरेटिव बॉडी, नॉट ए सॉवरेन बॉडी। संप्रभु नहीं है वो। इंडिया से ये नहीं कह सकती तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम नहीं करना है। हमने कोऑपरेट किया है उसके साथ, तो इट इज अप टू द नेशंस। तो यूनाइटेड स्टेट्स सॉवरेन बॉडी नहीं है। दे डू नॉट हैव द सॉवरेन पावर ओवर स्टेट्स। कोऑपरेटिव बॉडी है। हमसे ये नहीं कह सकते तुम्हारी सारी वैक्सीन हमको दो। हम चाहेंगे तो देंगे, चाहेंगे तो नहीं देंगे। ठीक है? तो इट इज ए कोऑपरेटिव बॉडी, नॉट ए सॉवरेन बॉडी। तो जब किसी सोसाइटी में कोई सॉवरेन एक पावर नहीं होगी तो वो सोसाइटी कैसी होगी? कोई एक नहीं है जो सबको गवर्न करे, तो कैसी होगी वो सोसाइटी? अराजक, अव्यवस्था, डिसऑर्डर, जिसका जो मन है वो कर रहा है। क्लियर? समझ आई बात? तो रियलिस्टिक प्रिंसिपल कहता है जो पहली चीज वो है कि जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स है ये कैसे स्टेटस में है? इट इज इन एनार्की। यहां पे अराजकता है। कोई एक सॉवरेन बॉडी नहीं है जो इन सारे स्टेट्स को कंट्रोल करे। बात आई समझ? क्लियर हुआ? तो पहली चीज तो ये बोलती है। अब अगर ऐसा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई एक ऐसी संस्था नहीं है जो संप्रभु हो इन सारे नेशन स्टेट के ऊपर, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी बन जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में वो क्या बन जाता है? अब क्या बचा? अब क्या बचा? कोई एक बॉडी तो है नहीं। तो अब कैसे ये एनार्की को कम करके ऑर्डर कौन स्टेब्लिश कर सकता है? स्टेट्स के ऊपर है। अब है कि नहीं? अगर सरकार नहीं है आपको व्यवस्था करने के लिए भारत में, तो अब आपके ऊपर है कि नहीं? तो ऐसे ही जब इंटरनेशनल एरिना की बात करोगे तो अगर कोई एक इंटरनेशनल सॉवरेन बॉडी नहीं है तो इट इज अप टू द स्टेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी क्या हो गई अब इंटरनेशनल रिलेशंस में? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इन द इंटरनेशनल रिलेशन इज व्हाट? स्टेट्स या नेशन स्टेट्स लिख लो। स्टेट्स प्रदेश मत लिख देना, है ना? नेशन स्टेट। अब रियलिस्टिक प्रिंसिपल, रियलिज्म वाले अगला एक बात करते हैं। अब कहते हैं कि ऐसी अराजक अंतरराष्ट्रीय समाज में जहां पे जो राज्य है वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, उन राज्यों का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये सारे स्टेट्स का जो प्राइम कंसर्न है, दिस प्राइम कंसर्न इज सिक्योरिटी, सुरक्षा। तालिबान के कॉन्टेक्स्ट से इसको देख लेते हैं। अमेरिका क्या चाहता है पूरे तालिबान, उस पूरे इश्यू से, पूरे अफगानिस्तान के थिएटर से, कि अफगानिस्तान की सॉइल से 9/11 का हमला जो अफगानिस्तान की सॉइल से अलकायदा ने प्लान किया था, अब दोबारा ऐसा ना हो पाए। तो दे वांट व्हाट?
सिक्योरिटी, प्राइम कंसर्न उनका क्या है? अमेरिका की सिक्योरिटी। रशिया क्यों चाहता है, क्यों इंटरेस्टेड है इस पूरे थिएटर में? नहीं, वो एक पार्ट है। रशिया ये चाहता है क्योंकि इसका बॉर्डर लगभग लगभग सेंट्रल एशियन कंट्री से और इससे मिलता जुलता है। रशिया का प्रॉब्लम है कि अगर अफगानिस्तान में अव्यवस्था रही, कोई सरकार ही नहीं रही, तो आतंकवाद फैलेगा और हमारी सिक्योरिटी क्या होगी? प्रभावित होगी। आईएसआईएस का अगर यहां पे प्रभुत्व बढ़ गया, तो रशिया ने जो सीरिया में आईएसआईएस के ऊपर बॉम्बिंग करी है, उसका बदला आईएसआईएस अफगानिस्तान में बेस बना के रशिया में आतंकवादी घटना करके। तो व्हाट इज द प्राइम कंसर्न ऑफ द रशिया? सिक्योरिटी ऑफ रशिया। इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर और इसकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। मैंने बताया था स्ट्रेटेजिक डेप्थ आईआर में, वो सब यहां पे बताने वाला नहीं हूं, बस ऐसा समझिए पाकिस्तान भी चाहता है कि वो सिक्योर रहे। एक बड़ा पावरफुल एनिमी है उसका इंडिया, और वो चाहता है एक हमारे पास ऐसा डेप्थ रहे कि अगर उधर से हम धोए जाएं तो हमारे पास इधर कुछ रहे भागने को, जिससे हम रीग्रुप हो पाए और फिर वापस लॉन्च कर सके इन पे। सो द प्राइम कंसर्न इन इंटरनेशनल रिलेशंस इज व्हाट? सिक्योरिटी। अब अगर प्राइम कंसर्न आपका सिक्योरिटी है, चाइना भी सिक्योरिटी, क्योंकि उसका, हाँ बिल्कुल, वो होता है। वो जब आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे तब पता है। अगर $60 बिलियन का आप ट्रेड सरप्लस का लीवरेज नहीं रखेंगे अपने हाथ में, तो अगला अटैक कर देगा आपके ऊपर। उसको पता है कि $60 बिलियन आपके यहां से ड्रेन करके ले जाता है साल के आखिरी में, वो है ना, ठीक है। तो अपनी हद में रहेगा, क्योंकि दे हैव द एडवांटेज इन इंडियन मार्केट, तो अटैक नहीं करेंगे इतनी जल्दी। वो लार्जर कॉम्प्लिकेशन से पढ़ेंगे आप आईआर। अब अगर सबको अपनी ही सिक्योरिटी की पड़ी है केवल और केवल, तो अगला स्टेप इस समाज में क्या होगा, इस सोसाइटी ऑफ स्टेट्स में? कोऑपरेट करेंगे। किस मेंटेलिटी से कोऑपरेट करेंगे? अच्छा, आपको हमेशा आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, तो आप जैसे इनको और इनके बीच, जैसे दो इंडिविजुअल्स की बात करें, ये दोनों लोग अपनी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा बड़ा ही क्या रहते हैं, हर टाइम कंसर्न रहते हैं। तो लगता है इनकी सिक्योरिटी चैलेंज हो जाएगी। तो जब अगर ऐसा है इन दोनों लोगों के, तो दे विल बी फिल्ड विद सस्पिशन। हमेशा इनके भीतर शंका रहेगी, हमेशा। तो अगर प्राइम कंसर्न इनका सिक्योरिटी है, तो ये दे विल बी ड्रिवन बाय द सस्पिशन। शंका के आधार पे अंतरराष्ट्रीय संबंध कंडक्ट करें। हर एक कंट्री को कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज मान के कंडक्ट करेंगे। समझ गए बात? हर एक कंट्री को। अगर इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से भी रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है, तो कहीं ना कहीं डीप हार्ट में उसके ये होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको लद्दाख का अपना थिएटर दे दें चाइना को काउंटर करने के लिए, और फिर ये हमसे जो है हमारे देखो, कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय हित होते हैं हमारे। तो आज हित हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स के एक जैसे हैं, 50 साल बाद शायद ना रहे, तो ना रहे तो शंका तो है ना हमको उसको उसके प्रति लेकर, सस्पिशन तो बना रहेगा हमारा। ठीक है बात? तो रियलिस्टिक प्रिंसिपल वाले लोग कहते हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय संबंध किस कोर पे आधारित होते हैं? शंका, सस्पिशन। और जब सस्पिशन के आधार पे आप अंतरराष्ट्रीय संबंध कंडक्ट करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस आप कंडक्ट करते हैं, तो आप हमेशा क्या चाहेंगे, क्या हो? पावर पॉलिटिक्स।
पावर पॉलिटिक्स, सत्ता की राजनीति, शक्ति की राजनीति। क्यों? जितना शक्तिशाली आप होंगे उतना बेहतर आप अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखें। तो जो रियलिज्म से ड्रिवन इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ही वो इंटरनेशनल रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है। और सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन रख पाएगा? दो प्रिंसिपल पे वो काम करेगा। एक बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। इंडिया को पता है कि उसकी सिक्योरिटी को खतरा किससे है? चाइना से। चाइना से मान लीजिए, तो वो क्या करेगा? अब चाइना बड़ी पावर है, इंडिया से बड़ी पावर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए वो क्वाड बनाएगा। टू कंटेन ए हेजिमोनिक पावर ने 4 और देशों से संबंध स्थापित किए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। अगर हम अकेले आपके रिसोर्सेज को काउंटर नहीं कर सकते, 3 लोगों को हमने और ढूंढ लिया, अब मिलके हम काउंटर करें। इसके कोर में क्या है? सस्पिशन, शंका। शंका यह कि चाइना हमारे ऊपर हमला कर सकता है, हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। तो रियलिज्म या जो रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इनके अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो कोर है वो यही रहता है। हम अंतरराष्ट्रीय संबंध क्यों स्टेब्लिश कर रहे हैं? हम जापान के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों रिलेशंस कंडक्ट कर रहे हैं? टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। तो बैलेंस ऑफ पावर पे काम करेगा ये ऐसी कंट्री, और डिटरेंस क्रिएट करेगा। कैसे? रोज अग्नि मिसाइल लॉन्च करेगा, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाके पूरे चाइना को कवर कर सकती है। तो डिटरेंस, भय कि हमारी सिक्योरिटी को अगर आपने ब्रीच किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अग्नि 5, जो कि पूरे चाइना को कवर करती है। तो दे वर्क ऑन द डिटरेंस, फियर कि हमला मत कर दे कहीं। उस हमले को रोकने के लिए पहले से ही ये डिटरेंस पे काम करता है। ये पाकिस्तान वाले बोलते नहीं है ना, हर बार बोलते हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो हम तुरंत जो है परमाणु बम मार देंगे। परमाणु बम नहीं हुआ, पटाखा हो गया अभी मार देंगे, कहते हैं ना ये। तो वो क्या कर रहे हैं? डिटरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हमला मत कर देना, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। तो ये जो रियलिस्टिक प्रिंसिपल से ड्रिवन इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इनमें ये सब चीजें होती, ड्रिवन बाय सिक्योरिटी कंसर्न्स, दे वर्क ऑन द बैलेंस ऑफ पावर एंड डिटरेंस। अच्छा, अब कहीं आपने इस पूरे पार्ट में ये देखा कि ये कहीं ट्रेड की बात कर रहे हैं, कहीं ये बात कर रहे हैं कि आपके लोग हमारे यहाँ आए, हमारे लोग आपके यहाँ जाएं, आप आइए ताजमहल देखिए, हम्पी देखिए, हम आएंगे आपके यहाँ अंकोर वाट देखेंगे? नहीं हो रहा ना? समझ आई बात? इनकी समस्या क्या है? सस्पिशन के आधार पे अंतरराष्ट्रीय संबंध कंडक्ट करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी, और उसके लिए करेंगे क्या? बैलेंस ऑफ पावर और डिटरेंस। हमेशा इन दो चीजों पे काम करें। क्लियर? तो जो होते हैं फूट फूट का रियलिज्म जो मैंने पहले बताया था, वो ये है जो आईआर को डिटेल में नहीं पढ़े, और जो सच में जो रियलिज्म पूरा है, यथार्थवाद जो, वो ये है। क्वाड इसका बहुत बैलेंस ऑफ पावर का बहुत ही प्रॉपर अच्छा एग्जाम्पल है। नाटो, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो, नाटो नहीं, नेटो। नेटो क्या था?
अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच एक मिलिट्री ग्रुप है। किसको काउंटर करने के लिए? टू काउंटर द हेजेमोनिक पावर ऑफ यूएसएसआर, द प्रेजेंट रशिया। ये सब बैलेंस आप पा, ठीक है ना बात। अब इंडिया की पावर को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? चाइना के साथ कोऑपरेट कर लिया, ठीक है बात। टर्की के साथ कोऑपरेट कर लिया। तो इंडिया ने क्या किया? सऊदी अरब के साथ कोऑपरेट कर लिया, यूएई के साथ कोऑपरेट कर लिया। सऊदी अरब आज के 20 साल पहले इंडिया का, जिसको बोले ना, प्रिंसिपल एनिमी था, आज इतना बड़ा दोस्त है वो। एमबीएस और मोदी जी हबीबी हबीबी करते घूमते हैं एक दूसरे, है कि नहीं? एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस है सऊदी अरब के। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जो कोर है वो है बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस। नॉर्थ कोरिया अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है ना। अब वो बैलेंस ऑफ पावर तो बहुत नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कंडक्ट ही ऐसा नहीं कि कोई इसके साथ आएगा, लेकिन चाइना के साथ करता है, थोड़ा बहुत बना के चलता है। लेकिन उससे ज्यादा वो डिटरेंस पे काम करता है। आए दिन एक नई न्यूक्लियर मिसाइल जो है, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर देता है कि आज ये यूनाइटेड स्टेट्स के शिकागो तक जाएगी, अगली मिसाइल जो है सैन फ्रांसिस्को तक आएगी। करता है ना रोज यही डिटरेंस। क्लियर हुई बात? यह है रियलिज्म या यथार्थवाद। इसको लिख लीजिए। रियलिज्म में पॉइंट नंबर 1, there is no single sovereign body in the society of states ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अब यूनाइटेड नेशन तुरंत आएगा, अरे नहीं ये तो गलत स्टेटमेंट लिखवा दिया। उसको दिमाग में रखने के लिए ब्रैकेट में लिख लो, यूनाइटेड नेशंस इज जस्ट ए कोऑपरेटिव बॉडी, नॉट ए ग्लोबल सॉवरेन बॉडी। ब्रैकेट क्लोज। कुछ महान आत्माओं को ये लगता है कि वो किताब से पढ़ के और कर लेंगे, उनको क्लास आने की आवश्यकता नहीं। जाइए और किताब पढ़ लीजिए और जाके देख लीजिए कितना समझ आता है। इसीलिए क्लास नहीं आते हैं। आईआर कर भी लेंगे, पूरा आईआर कर लेंगे, तब भी अगर ये क्लियर हो जाए जो रियलिज्म अभी चर्चा हुई है तो मुझसे बताइएगा। जिसने पढ़ा है आईआर यहीं पे, उससे पूछेगा रियलिज्म, देखिए क्या बताता है। तो कुछ वैल्यू एडिशन होता है, उसी के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना। इस क्लास की कुछ इंपॉर्टेंस है। इसको नहीं समझ में आता, उसको लगता है हम नोट्स देख के कर लेंगे, नहीं होगा। वो जो यहाँ की कई बातें हैं ना, वो आपके दिमाग में रह जाती हैं, और जब वहां बैठ के आप सोच रहे होते हैं आंसर लिखने को, तो भले ही याद किया हुआ ना आए, आपको मेरी कोई कही हुई बात हो सकता है याद आ जाए उसको लेकर। तो इसलिए क्लासरूम इंपॉर्टेंट होता है ना। तो क्या लिखा है, वो ब्रैकेट क्लोज किया, आगे लिखिए दैट मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी इज एन एनार्की सोसाइटी। यथार्थवाद में पहला लिखें, राज्यों के समाज में कोई एक संप्रभु संस्था नहीं है। ब्रैकेट में संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक संप्रभु संस्था ना होकर मात्र एक समन्वय आधारित संस्था है। ब्रैकेट क्लोज। अर्थात अंतरराष्ट्रीय समाज
एक अराजक समाज है। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ सच chaotic सिचुएशन states are the most important institutions to run international relations. Because of such chaotic situation, states are the most important institutions to run international relations. उठ गया। दूसरा पॉइंट, इस अराजक परिस्थिति के कारण राज्य अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इन इंटरनेशनल एरिना। And its sovereign state's responsibility and it is the responsibility of the sovereign states to secure its citizens. अंतरराष्ट्रीय मसलों में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और प्रत्येक संप्रभु राज्य की यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। नेक्स्ट, वर्ल्ड इज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ सस्पिशन, और सस्पिशन होगा तो वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। वर्ल्ड इज इन द कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ सस्पिशन कॉमा वॉर। And every single country is trying to acquire power. So as to defend security. Thus, international relations or international politics is all about what? Power politics. शक्ति चाहिए, शक्ति से सुरक्षा स्थापित हो। विश्व निरंतर शंका और युद्ध की स्थिति में रहता है, जिसके कारण प्रत्येक देश अधिक से अधिक शक्ति अर्जित कर अपनी सुरक्षा स्थापित करना चाहता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का केंद्र शक्ति की राजनीति है।
अब अगर ये सब है तो शांति कैसे स्थापित करें? तो रियलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ पीस। नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्शन क्या है ना? ये तो हो गया आपका डायग्नोसिस, समस्या क्या है। अब डॉक्टर है तो प्रिस्क्रिप्शन भी बताएगा ना। तो रियलिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पीस, प्रिस्क्रिप्शन बेटर टर्म, प्रिस्क्रिप्शन। इनके अनुसार पीस क्या है? इट इज मियर एब्सेंस ऑफ वॉर। फॉर देम पीस इज एब्सेंस ऑफ वॉर। और अगर वॉर की एब्सेंस इंश्योर करनी है तो क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, कौन सी दवाइयां? कोऑपरेशन नहीं, बैलेंस ऑफ पावर एंड डिटरेंस। पहला है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर में क्या करते हैं आप? काउंटर अलायंस बनाते हैं हेजेमोनिक पावर के अगेंस्ट, टू फॉर्म काउंटर अलायंसेस टू बैलेंस ए हेजेमोनिक पावर। भारत हो सकता अगर क्वाड ना बनाता तो चाइना हो सकता हमला कर चुका होता भारत। ठीक है, तो इंडिया ने पीस स्टेब्लिश कर दिया ना बैलेंस ऑफ पावर करके, वॉर का एब्सेंस कर दिया। दूसरा डिटरेंस। डिटरेंस क्या होता है? फियर एंड टेरर टू इंश्योर नो अटैक बिकॉज ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंसेस। अटैक किया तो हम न्यूक्लियर मार देंगे, हैं? जैसे पाकिस्तान के मंत्री चिल्लाते रहे। ठीक है बात। तो यथार्थवाद का प्रिस्क्रिप्शन की हिंदी क्या होती है भाई? डॉक्टरी परामर्श। हाँ, यथार्थवाद का शांति के लिए परामर्श। इनके अनुसार परामर्श नहीं होता है। देखो जरा हिंदी में। देखो, इनके अनुसार शांति का अर्थ युद्ध की अनुपस्थिति है और इसके लिए डैश क्या होना चाहिए, है ना? तो पहला है बैलेंस ऑफ पावर, इसको बोलते हैं शक्ति का संतुलन। एक महाशक्ति के विरुद्ध गठबंधन बनाना जिससे शक्ति का संतुलन हो सके। दूसरा डिटरेंस, भय। अत्यधिक नकारात्मक परिणामों का भय यह सुनिश्चित करता है एक देश दूसरे देश पे आक्रमण ना करे। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? बैलेंस ऑफ पावर एंड डिटरेंस। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर एंड डिटरेंस विल लीड टू ए सिचुएशन of absence of war, that is peace according to realists. शक्ति का संतुलन और भय
या सुनिश्चित करते हैं युद्ध ना हो, और यथार्थवादियों के अनुसार यही शांति है। बात समझ आई? रियलिज्म कहां पे बात कर, तो आप दो लोग एक दूसरे से रिलेशन क्यों स्टेब्लिश करते हैं? क्या पर्पज है? केवल और केवल एक, अपनी सिक्योरिटी बनी रहे, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। फिर अगला आएगा लिबरलिज्म, उदारवाद। उदारवाद कहेगा कि ये जो आप बता रहे हैं ये सही नहीं है। क्यों? हम संबंध इसलिए स्थापित करते हैं ताकि ताकि हम इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो सके, हमारी समृद्धता बढ़े आपसे संबंध स्थापित करके। हमारी कुछ कल्चरल नीड्स होती हैं, सांस्कृतिक नीड्स होती हैं। भाई हम कुछ देख के आनंद लेना चाहते हैं, हम गंगोत्री पे बैठ के आनंद लेना चाहते हैं, चाइना का एक व्यक्ति या यूनाइटेड स्टेट्स का एक व्यक्ति, इंडिया का एक व्यक्ति स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देख के आनंद लेना चाहता है। तो रियलिज्म के अनुसार पीस क्या है? एब्सेंस ऑफ वॉर। लिबरल प्रिंसिपल के अनुसार पीस इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ वॉर। केवल युद्ध का ना होना शांति थोड़ी है। शांति तो वो है जहां पे हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, क्रिएटिविटी प्रॉस्पर कर रही हो, फ्लरिश कर रही हो। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध आप क्यों स्थापित करें? उदारवादी कहते हैं केवल वॉर को रोकने के लिए नहीं, आप समृद्ध होने के लिए, कल्चरल लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए। रियलिज्म यूनिडायमेंशनल बात करता है, सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी के लिए ये काम करना अंतरराष्ट्रीय संबंध। लिबरलिज्म कहता है पीस की डेफिनेशन केवल एब्सेंस ऑफ वॉर नहीं है। पीस की डेफिनेशन वॉर ना होने के साथ साथ आप एज ए ह्यूमन डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर कर रहे हैं कि नहीं, कल्चरली प्रॉस्पर कर रहे हैं कि नहीं, कल्चरल ग्रेटिफिकेशन आपको मिल रहा है कि नहीं। ठीक है बात? तो अंतरराष्ट्रीय संबंध इस तरीके की शांति स्थापित करने के लिए करिए। उदारवाद या लिबरल प्रिंसिपल ये बोलता है। और इस तरीके की शांति स्थापित करेंगे तो क्या करना होगा? एक देश को दूसरे देश के साथ सस्पिशन, शंका, कोऑपरेशन, समन्वय। आप बोलेंगे कि भाई आपके यहां क्या होता है, मशीन्स बनती हैं, हमारे यहां कच्चा माल बनता है, तो कच्चा माल हमसे ले लीजिए आप, रॉ मटेरियल, उस पर कोई ड्यूटी मत लगाइए, टैक्स मत लगाइए, और आपके यहां जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो हम ले लेते हैं। आपकी भी जरूरत पूरी होगी, आप भी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो जाएंगे, हम भी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो जाएंगे। रियलिस्टिक होते तो ये सब वे बात ही नहीं करते, बस बैलेंस ऑफ पावर और डिटरेंस। बात आई समझ? फिर ये कहेंगे अच्छा पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट भी बढ़ा लेते हैं। आप हमारे देश में आइए, देखिए हमारे यहाँ भाषाएं, हमारे यहाँ त्योहार, हमारे यहाँ अलग अलग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और हमारे लोग आपके यहाँ जाए, वीजा में फैसिलिटेट कर दीजिए, आने दीजिए एक दूसरे के लोगों को। ठीक है बात? तो जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिंग आईआर, दे टॉक अबाउट सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, सच मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। मल्टी डायमेंशनल मैंने अभी बताया। सिक्योरिटी तो है ही है, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया, ठीक है, ट्रेड बढ़ाइए आप, साइंटिफिक कोऑपरेशन करिए, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करिए, ठीक है, ये सारे एरियाज।
इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कोऑपरेशन करिए, पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आपके यहाँ चुनाव कराने की कोई बेहतर प्रक्रिया है तो बताइए, हम भी अपनाएं वो। ये सब है कोऑपरेशन के एरिनास। ठीक है बात। ये तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। इनके अनुसार ये है शांति। हाँ, बट वो प्रॉस्पेरिटी केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, भाई आपके यहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं, हमारे यहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं, तो क्यों ना सब लोग मिलके एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि सभी लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना है, इसकी जितनी क्षमता उतना कम करे। अब ये बात समझ आई कि नहीं, है ना? तो ये मल्टी डायमेंशनल कोऑपरेशन की बात करता है, टू इंश्योर द पीस, एंड दैट पीस इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ वॉर, इट इज द फ्लरिशिंग ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये है लिबरलिज्म। तो रियलिज्म समझ आ गया, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिबरलिज्म, ये समझ आ गया। अब लिबरलिज्म को डिटेल में कल देखा जाएगा। फिर इसका जो तीसरा एस्पेक्ट है ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग आईआर, उसको देखेंगे। फिर कुछ स्पेसिफिक इश्यूज देखेंगे, जैसे वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से रिफ्यूजी क्राइसिस, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की पार्ट है, रिलेशंस का पार्ट है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज डोनेशन देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, उसमें क्या इश्यूज हैं, तो ये स्पेसिफिक इश्यूज भी हम लोग देखेंगे।